हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू विद्या ऑर्बिट। लास्ट वीडियो में हमने रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई पोएम डस्ट ऑफ स्नो को एनालाइज किया था और इस वीडियो में हम उनके द्वारा लिखी गई एक और पोएम फायर एंड आइस जो कि क्लास 10 एनसीईआरटी इंग्लिश टेक्स्ट बुक का पार्ट है उसको एनालाइज करने वाले हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी ये बात बोला है पहले भी कि अब कोई भी पोएम या फिर चैप्टर जब पढ़ोगे तो उनके ऑथर के बारे में बात करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको उनके ऑथर के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। और हमने जब पिछला हमारा वीडियो जब हमने किया था डस्ट ऑफ स्नो के ऊपर, तो मैंने रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में बहुत सारी छोटी छोटी फैक्ट्स या फिर उनके पोएम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो बातचीत हमने की थी। ठीक है, फिर भी हम एक छोटा सा रिकैप करते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो एक अमेरिकन पोएट है, वो ब्रिटिश नहीं है, वो एक अमेरिकन पोएट है। ठीक है, और उनके जो पोएम्स है जो भी वो लिखते हैं उनमें नेचर का बहुत एलिमेंट्स देखने को मिलता है। नेचर और रूरल लाइफ के बारे में वो बहुत ज़्यादा बातचीत करते हैं। ठीक है, जैसे कि डस्ट ऑफ स्नो में उन्होंने एक क्रो के बारे में बात किया था और फिर उन्होंने स्नो के बारे में बात किया था। ठीक है, एक पेड़ के बारे में बात किया था उन्होंने। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे बहुत सारे नेचुरल एलिमेंट्स हैं जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपने पोएम्स में यूज़ करते हैं। सिर्फ 10th बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में इतना ज़्यादा जानकारी होना भी इम्पॉर्टेंट नहीं है फ्रॉम एन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट फिर भी आप अगर उनके पोएम्स या फिर उनके जो लिटरेरी वर्क्स है वो अच्छे से समझना चाहते हैं और कुछ भी अपने मन में डाउट्स नहीं रखना चाहते तो ऑथर के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऑथर के बारे में आप जब जानोगे तो ही आप समझ पाओगे कि ऑथर ने कौन सा माइंडसेट लेके वो पर्टिकुलर पोएम या फिर चैप्टर जो स्टोरी होता है वो लिखा है। इसीलिए जो राइटर है उनके बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमने रॉबर्ट फ्रॉस्ट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, पोएम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमने स्टडी किया था, तब हमें पता लगा कि वो बहुत ज़्यादा नेचुरल एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं। वो अर्बन लाइफ से ज़्यादा रूरल लाइफ के बारे में लिखते हैं। तो ऑब्वियसली उनके जो पोएम्स हैं उनमें उनका जो ये सब ट्रेट्स है वो रिफ्लेक्ट होकर आता है और इन सब चीज़ों से हमें उनके जो लिटरेरी वर्क्स है वो समझने में ज़्यादा आसानी होती है। आज का पोएम है फायर एंड आइस। ठीक है, अब टाइटल से पता लग गया होगा कि ये दो एक्सट्रीम्स के बारे में बात किया गया है। ठीक है, एक है आग और एक है आइस यानी बर्फ़। ठीक है, आग है बहुत ही ज़्यादा गर्म और आइस जो है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। तो वो दोनों एक्सट्रीम्स है, दो पोल्स के एकदम एक्सट्रीम है। ठीक है, जैसे कि इक्वेटर होता है और पोल होता है। जो इक्वेटर होता है वो बहुत ही गर्म एरिया होता है और जो पोलर रीजन्स होते हैं वो बहुत ही ठंडा एरिया होता है। तो उसी तरह से रॉबर्ट फ्रॉस्ट दो एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। एक है फायर जो कि है गर्म हॉट, और एक है आइस जो कि है कोल्ड। ये दोनों एक्सट्रीम्स है। ठीक है, पोलर ऑपोजिट्स टू ईच अदर। और इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट बात करते हैं एंड ऑफ द वर्ल्ड की, यानी जो पृथ्वी है वो जब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो जब ख़त्म हो जाएगा उसकी बात करते हैं। ठीक है, वो लिटरली इसकी बात नहीं करते हैं कि पृथ्वी ख़त्म ही हो जाएगी, वो ह्यूमन इमोशंस के बारे में भी बात करते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट फायर और आइस ह्यूमन इमोशंस को रिफ्लेक्ट करते हैं। फायर यानी एंगर या फिर बहुत ज़्यादा जो ओवरवेल्म हो जाते हैं लोग कभी कभी, उसको उन्होंने फायर इमोशंस में रखा है। और आइस यानी नॉनचलेंट और किसी की परवाह ना करना, बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हो जाना, इन सब इमोशंस को उन्होंने आइस पे रखा है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट दिखाना चाहते हैं कि कैसे ह्यूमन इमोशंस कंट्रोल करना लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कभी कभी, और इसी वजह से क्या हो सकता है, एंड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, दैट्स द मेन समरी ऑफ द पोएम। अब हम इसको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। ओके, लेट्स गो। सम से the world will end in fire. Some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction, ice is also great and would suffice. Robert Frost. Okay. तो लिटरली देखा जाए तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहना चाहते हैं कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि कुछ लोग बोलते हैं दुनिया कैसे ख़त्म होगी, आग से। ओके, कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया आग से ख़त्म हो जाएगी। सम से इन आइस, कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया बर्फ़ से ख़त्म हो जाएगी। यानी फायर के साथ कैसे एंड हो सकता है, जैसे कि हमें पता है मेटेरॉइड्स समथिंग वो जब गिरा था तो
जो डायनासोर्स है वो एक्सटिंक्ट हो गए थे, ठीक है। तो वैसा ही कुछ हो सकता है हमारे साथ कि आग से पूरा दुनिया ख़त्म हो सकता है। और क्या हो सकता है? आइस, ठीक है, आइस एज हो सकता है अगर हम लिटरली देखा जाए तो, ठीक है। अगर हम जब लिटरली बोले कि आग या फिर आइस से कैसे दुनिया ख़त्म हो सकता है, दो चीज़ हो सकती है, या तो पृथ्वी पूरा आग से जल सकता है, या फिर पूरा क्या होगा, बर्फ से ढक जाएगा ताकि कोई जिंदा ना रह पाए। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। फिर रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि मैंने जितना देखा है दुनिया और मैंने जितना समझा है आज तक, मैं कौन से लोगों को सपोर्ट करता हूँ? फायर वाले लोगों को, ठीक है। मैं ये सोचता हूँ कि आग से दुनिया ख़त्म हो सकती है। ही फेवर्स द आइडिया दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, ठीक है। नेक्स्ट, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश मतलब ख़त्म हो जाना, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो अनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। सफाइस मतलब एनफ जो होता है, ठीक है। सफाइस मतलब एनफ, सफिशिएंट जो होता है, जो कि ठीक है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस वाले पैराग्राफ में बोलते हैं, पहले वाले पैराग्राफ में तो वो बोलते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं दुनिया आग से ख़त्म हो जाएगी, कुछ लोग बोलते हैं कि दुनिया बर्फ़ से ख़त्म हो जाएगी, लेकिन मैंने जितना देखा है, मैंने जितना फील किया है सब कुछ, मैं ये सोचता हूँ कि दुनिया आग से ही ख़त्म हो सकती है। लेकिन बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर दो बारी दुनिया ख़त्म होने आई तो आई नो एनफ ऑफ हेट, कि मैं इतना तो जानता हूँ कि दुनिया में इतनी नफ़रत तो है कि फॉर डिस्ट्रक्शन होने के लिए आइस भी एनफ है। आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, आइस भी सफिशिएंट होगा। अब समझ रहे हो मीनिंग? वो कह रहे हैं कि उनको लगता है कि फायर से दुनिया ख़त्म हो सकती है, वो फेवर करते हैं इस चीज़ को कि फायर से दुनिया ख़त्म हो सकती है। आइसिस शायद ना हो, पर फायर से बिल्कुल भी हो सकती है। लेकिन फिर भी अगर दुनिया दो बारी को तबाह होने आई तो उन्हें पता है कि दुनिया में इतना ज़्यादा नफ़रत है कि दुनिया तबाह होने के लिए आइस भी सफिशिएंट है, आइस भी अनफ है, आइस के साथ भी दुनिया तबाह हो सकती है। दैट्स द होल आइडिया ऑफ द पोएम। इन शॉर्ट रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोलते हैं कि ये दुनिया किसी ना किसी दिन ख़त्म होगी, ईदर बाय फायर और बाय आइस, ठीक है। किसी ना किसी दिन तो ख़त्म होगी ही दुनिया। इट्स अ लाइक यूनिवर्सल ट्रूथ कि दुनिया एक ना एक दिन ख़त्म होगी, वो इधर फायर से ख़त्म होगी या आइस से ख़त्म होगी। और यहाँ पे उन्होंने फायर एंड आइस को कौन से चीज़ों से कंपेयर किया है? जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग इमोशंस होते हैं ह्यूमन बींग्स की, उसके साथ कंपेयर किया है। इंसानों का अपने इमोशंस के ऊपर, अपने डिज़ायर्स के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। वो ना तो अपने एंगर को कंट्रोल कर पाते हैं, ना कि अपने नॉनसेलेंसी को क्या बोलते हैं इसको, हाँ, कंट्रोल कर पाते हैं। किसी भी चीज़ के ऊपर इंसानों का कंट्रोल नहीं होता है, और इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, अपने इमोशंस से ओवररूल हो जाते हैं। उनका इमोशंस ही उनको दबा देते हैं और वो अपने खुद के डिसीजंस खुद नहीं ले पाते हैं, बल्कि उनके इमोशंस उनके डिसीजंस ले लेते हैं। या तो वो लोग गुस्से में आके कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, या फिर वो इतना ज़्यादा नॉनचलेंट हो जाते हैं कि वो कुछ करना ही नहीं चाहते, वो बहुत सेल्फिश हो जाते हैं। तो इसी तरह से उनके जो इमोशंस है वो ओवररूल कर देते हैं और वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोलते हैं कि इसी वजह से ये दुनिया किसी दिन ख़त्म भी हो सकती है। So what we have learned from this video is that human beings let their emotions rule over them. इस पोएम में यही डिस्क्राइब किया गया है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यही डिस्क्राइब किया है कि ह्यूमन बींग्स जो है उनके इमोशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, उनके डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और एट टाइम्स ह्यूमन बींग्स उन इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। वो इमोशंस ह्यूमन बींग्स को ओवररूल करते हैं। ह्यूमन बींग्स को जितना करना चाहिए उससे ज़्यादा उनके इमोशंस ही कर देते हैं, और इसी वजह से रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अनुसार क्या होगा, द वर्ल्ड विल एंड समडे। और वो किस तरह से एंड होगा? ईदर फायर, गुस्से में, या फिर आइस, सेल्फिशनेस में।
इंसानों के पास बहुत ज़्यादा गोल्स होते हैं, वो लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं। गोल्स होते हैं, डिज़ायर्स होते हैं, ओपिनियंस होते हैं, बहुत ज़्यादा एम्स होते हैं, एंड पीपल वर्क लाइक रेकलेसली टुवर्ड्स देयर गोल्स। हम सब ने देखा है कि लोग कितना ज़्यादा मेहनत करते हैं टू रीच देयर गोल्स, टू फुलफिल देयर डिज़ायर्स। जो एम्स है उनके, वो पूरे करने के लिए लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। वो लोग अपना सारा यूथ बर्बाद कर देते हैं, बहुत सारे उनके जो ज़िंदगी के बहुत सारा टाइम वो लोग सिर्फ़ और सिर्फ अपने गोल्स को फुलफ़िल करने में ही बिता देते हैं। लेकिन जितना भी वो लोग इस चीज़ के तरफ काम करते हैं, जितना भी वो लोग अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, डिज़ायर्स को अचीव करने के लिए काम करते हैं, वो ज़्यादा उनमें ट्रैप हो जाते हैं। उनके पास रिक्रिएशन का टाइम नहीं होता है, कोई लेज़र टाइम नहीं होता है। वो लोग एंडलेसली एक लूप में फंस जाते हैं, एक रैट रेस में फंस जाते हैं, और इसकी वजह से उनके जो इमोशंस है वो बहुत ही बिटर हो जाते हैं। देयर इज़ नथिंग गुड लेफ्ट अबाउट देयर गोल्स एंड डिज़ायर्स। वो सब उन्हें ट्रैप कर देते हैं। एंड आई थिंक द मोर पीपल अचीव, द मोर दे फील द नीड टू अचीव मोर। जितना वो लोग अचीव कर लेते हैं, उतना ही वो लोग ये सोचना शुरू कर देते हैं कि उनको और ज़्यादा अचीव करने को है। दैट मीन्स कि ह्यूमन बींग्स आर नेवर सेटिस्फाइड। वो हमेशा डिससेटिस्फाइड रहते हैं। कुछ भी उन्होंने अचीव कर लिया हो, कुछ भी उन्होंने गोल्स पूरा कर लिए हो, उन लोगों को हमेशा ऐसा ही लगता है कि कुछ ना कुछ अभी भी बाकी है, अभी भी करना है, अभी भी उनको कुछ एम्स पूरे करने हैं, अभी भी उनके कुछ डिज़ायर्स पूरे करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो किसी एक स्टूडेंट है और अच्छा करे, तो उनका गोल तब ख़त्म नहीं होता है, तो उनको थोड़ा और करना होता है। उन्हें एक जॉब चाहिए होता है, और जब उनको जॉब मिल जाती है तो उनको एक बेटर पोजीशन चाहिए होता है। जब पोजीशन मिल जाता है तो उनको शायद बेटर सैलरी चाहिए होती है। तो इसी तरह से गोल्स या फिर डिज़ायर्स जो है वो एक पॉइंट पे ख़त्म नहीं होते। इट नेवर कम्स टू ए हॉल, वो कंटिन्यू होता रहता है। उनको और ज़्यादा चाहिए, और ऐसे ही उनका एक लूप बन जाता है, वो जिससे बाहर नहीं आ पाते हैं। समझ रहे हो? एक इनफाइनाइट लूप बन जाता है और वो कभी भी बाहर नहीं आ पाता है। वो उसी चीज़ में फंस जाते हैं, और इसी डिससेटिस्फैक्शन में बहुत सारे लोग अपनी लाइफ डिस्ट्रॉय कर देते हैं। डिस्ट्रॉय कैसे करते हैं? बहुत सारे वेज है अपने लाइफ डिस्ट्रॉय करने के। अगर तुम कभी भी खुश नहीं रहोगे अपने किसी भी गोल को पूरे करने के बाद, तो हाउ विल यू बी हैप्पी? खुश तो कभी नहीं रह पाओगे ना। कितना भी तुम अचीव कर लो, कितना भी तुम्हारे पास पैसे आ जाए, प्राइजेस आ जाए, कुछ भी आ जाए, अगर तुम कभी भी हैप्पी नहीं रहोगे, इफ़ यू विल बी ऑलवेज डिससेटिस्फाइड, अनहैप्पी, अगर ऐसे ही आप रहोगे तो आप अपना लाइफ कभी भी अच्छा नहीं कर पाओगे। हमेशा आपकी लाइफ जो है वो डिस्ट्रक्शन की ओर ही जाएगी, क्योंकि आप खुश नहीं रह रहे हो। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपने पोएम में यही बोल रहे हैं कि जैसे कि ह्यूमन बींग्स डिससेटिस्फाइड रह के अपने लाइफ को खुद ब खुद डिस्ट्रॉय करते हैं, डिस्ट्रक्शन की ओर बढ़ते हैं, वैसे ही ह्यूमन इमोशंस इतना ज़्यादा ओवररूल कर देगा लोगों को कि एक ना एक दिन जो पृथ्वी है वो ख़त्म हो जाएगी, ईदर फायरी इमोशंस में या फिर कोल इमोशंस में। एक बार फिर से हम देखते हैं लाइन बाय लाइन कि पोएट बोलते हैं कि दो तरीके से जो है वो वर्ल्ड ख़त्म हो सकता है। एक है कि फायर से, और दूसरा है कि आइस से। और पोएट ये भी बोलता है कि वो जानता है कि ह्यूमन इमोशंस कैसा है। जो फायरी इमोशंस है, जो गुस्से वाले इमोशंस है, वो बिल्कुल अच्छे से वो लोग पोएट वाकिफ़ है। उन्होंने सब कुछ टेस्ट किया है, ठीक है। आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर। उन्होंने सब कुछ फील किया है, सब कुछ टेस्ट किया है, वो उनका एक्सपीरियंस है। और इसीलिए वो सोचते हैं कि ह्यूमन इमोशंस में जो फायरी इमोशंस है, जो गुस्से वाले इमोशंस है, वो इनफ है दुनिया को ख़त्म करने के लिए। लेकिन वो ये भी बोलते हैं कि अगर दुनिया 2 बार ही ख़त्म हुई और उनको 2 बार मरना पड़ा, तो वो जानते हैं कि आइस के पास भी उतना ही कैपेबिलिटी है फायर की तरह, कि वो भी दुनिया को ख़त्म कर सकता है। तो यहाँ पे पोएट जो है वो फायर को कैसे डिज़ायर्स के साथ लिंक करता है, जैसे कि ग्रीड, ठीक है। ग्रीड, एंगर या एक्सेसिव डिज़ायर जो है उसके साथ कंपेयर करते हैं फायर को, ठीक है। ऐसे इमोशंस का कोई एंड नहीं होता है, ये हमेशा बढ़ता रहता है। और ह्यूमन बींग्स जो है अपना ग्रीड, अपना एंगर, अपना डिज़ायर ये फुलफ़िल करने में बिज़ी रहते हैं। और ये फुलफ़िल करने में वो लोग इतना इनगल्फ हो जाते हैं कि वो उनमें ट्रैप हो जाते हैं, वो फंस जाते हैं उसके अंदर और कभी भी बाहर नहीं निकल पाते हैं।
ऑन द अदर हैंड जो आइस है वो क्या है, हेट, कोल्डनेस, सेल्फिशनेस। आइस जो है वो ऐसे इमोशंस को रिफ्लेक्ट करते हैं और इन इमोशंस के चलते ह्यूमन बींग्स जो है वो दूसरों के प्रॉब्लम्स नहीं देखते, दे डू नॉट केयर अबाउट एनीबडी एल्स फीलिंग, एंड इसकी वजह वो लोग बहुत ही ज़्यादा कोल्ड हो जाते हैं। वो दूसरों के इमोशंस के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। दूसरे लोग खुश है कि दुखी है उसके ऊपर वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, एंड दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग टू डू। और इसी के चलते रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोल रहे हैं कि फायर और आइस, ये दोनों प्रकार के इमोशंस ह्यूमन बींग्स में इतना ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इतना ज़्यादा एक रैपिड स्पीड पे वो बढ़ रहे हैं कि द वर्ल्ड विल एंड वेरी वेरी सून। ये दोनों इमोशंस ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे ह्यूमन बींग्स, और इसी वजह से जो दुनिया है वो जल्दी से जल्दी ख़त्म होने वाली है बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव ओवरफ्लो ऑफ दिस बोथ सेपरेट काइंड्स ऑफ इमोशंस। और अगर ये इसी तरह चलता गया, अगर ह्यूमन बींग्स ने कभी उनके इमोशंस को कंट्रोल नहीं किया, अगर वो लोग हमेशा ग्रीडी, एंग्री रहने लगेंगे, या फिर वो बहुत ही हेटफुल या फिर कोल्ड या फिर सेल्फिश बनते रहेंगे, तो ये दुनिया उनके कंट्रोल पे नहीं आएगी। ये दुनिया वो लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अपने खुद के इमोशंस वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो दुनिया कैसे कंट्रोल करेंगे? एंड एट दी एंड क्या होगा, ये दुनिया जो है वो ख़त्म हो जाएगी। वो अपने इमोशंस को ही नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं और इससे उनकी लाइफ जो है वो पूरी तरह से रुइन हो जाएगी, और ये सब मिलके उनकी लाइफ को केओटिक बना देगी, एकदम केओटिक बना देगी। इतना केओटिक कि उनको लगेगा कि दुनिया ख़त्म होने वाली है, सारे के सारे इमोशंस ओवररूल कर रहे हैं उनको, कुछ भी नहीं बचेगा उनके लिए करने के लिए, क्योंकि सब कुछ जो है वो इमोशंस ही कंट्रोल कर रहे होंगे, वो खुद कुछ कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। सो इस पोएम का ब्रीफ समरी, लाइन बाय लाइन समरी या फिर ब्रीफ जो एनालिसिस है वो यही है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये सोचते हैं कि ह्यूमन इमोशंस जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक है जो एंगर वाले साइड और एक है थोड़ा कोल्डनेस वाले साइड को, ठीक है। फायर वाले साइड में लोगों के पास ग्रीड होता है, गुस्सा होता है, डिज़ायर्स होते हैं, और आइस वाले साइड पे लोग बहुत ही ज़्यादा हेटफुल होते हैं, कोल्ड होते हैं, सेल्फिश होते हैं। और ये दोनों इमोशंस ही ह्यूमन बींग्स के लिए कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, और ये कंट्रोल नहीं कर पाने की वजह से रॉबर्ट फ्रॉस्ट को लगता है कि एक दिन जो है वो दुनिया इतना ज़्यादा केओटिक बन जाएगा कि ख़त्म होने के वर्ष पे वो आके रुकेगा और ह्यूमन बींग्स कुछ भी नहीं कर पाएंगे उसके ऊपर, क्योंकि फायरी इमोशंस और जो आइसी इमोशंस है वो दोनों ही एनफ है दुनिया को ख़त्म करने के लिए। सो इन शॉर्ट इस पोएम का समरी यही है। लेट अस टेक ए लुक एट द ग्लॉसरी विच इज़ पेरिश, जो कि मैंने पहले ही बता दिया है कि कुछ ख़त्म होना, एंड या फिर डाई जो है यहाँ पे डेथ के बारे में लिखा है, एंड या फिर डाई उसका मतलब है पेरिश, और सफाइस मतलब बी सफिशिएंट और बी एनफ भी हो सकता है, ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर नाउ। इस पोएम में आई डोंट थिंक आई हैव लेफ्ट एनीथिंग बिकॉज मैंने सब कुछ लाइन बाय लाइन आप सबको सब कुछ समझा दिया है, इंक्लूडिंग द मोटिव्स जो भी है, या यानी जो फिर कंपैरिजंस रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने किया है फायर के साथ, आइस के साथ, ह्यूमन इमोशंस के साथ, सब कुछ हमने बातचीत कर ली है इस वीडियो में। लाइन बाय लाइन भी हमने एनालिसिस कर लिया है इस पोएम का, और पूरे पोएम का समरी भी मैंने आपको दे दिया है। फिर भी अगर आपके पास कोई डाउट है इस पोएम के रिगार्डिंग, आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स जो है वो पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ या फिर आप ऐसे किसी लोग इंसान को जानते हैं जो कि बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं और जिसको ये इस वाले वीडियो से हेल्प हो सकती है, आप अगर ऐसे किसी को जानते हैं तो उनके साथ शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट कीजिएगा अपनी क्वेरीज ताकि मैं आपके क्वेरीज को सॉल्व कर पाऊँ। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे, और आपने अगर अभी तक विद्या ऑर्बिट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।